देखिए, कल जो फाउंडेशन बैच वाली क्लास थी रात में 8 बजे, उसका वीडियो अभी सुबह जा पाया। अच्छा, कल रात में लाइट चली गई थी। तो आप लोग जो कल सीआरपीसी पढ़े थे, गरिमा जी आप कल नहीं थी क्या क्लास में? सर थे, पर थोड़ी देर के लिए थे। कल आज बेटी का साइंस का एग्जाम था तो उसे पढ़ाना था सर, इसलिए। अच्छा अच्छा। मम्मी भी पढ़ती है, बेटी भी पढ़ती है। चलिए, देखिए क्लास रिकॉर्डेड हमने सेंड करा दिया। अच्छा, उसको अभी देख ओके डालिएगा, सर। क्योंकि कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। कल हम बेल पर डिस्कशन किए थे कि बेलेबल ऑफिस से बेल कैसे होती है, नॉन बेलेबल एंटीसिपेटरी। नमस्ते सर। नमस्कार। और अगर कोई दिक्कत होगी शाम को फिर बताइएगा। चलिए, देखिए हम लोग ओके। आगे बढ़ते हैं लिमिटेशन एक्ट में। और देखिए, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है बस ऐसे लिमिटेशन एक्ट को याद करिए, तो जो भी जुडिशरी में लिमिटेशन एक्ट से क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग के सॉल्व हो जाएंगे। कल हम लोग ने सेक्शन 5 तक पढ़ा था कि अगर टाइम बार्ड हो जाता है कोई सूट, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले कोर्ट में टाइम बार्ड के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मेरा सूट टाइम बार्ड हो गया है, तो मुझे परमिशन दे दीजिए ताकि मैं सूट ला सकूं। तो उसको बोलते हैं सेक्शन 5। देखो, सेक्शन 5 कहाँ पर लागू नहीं होता? ऐसा नमस्ते कौ सर। नमस्कार। ऐसा कौन सा मामला है जहाँ पर सेक्शन 5 लागू नहीं होता? ये भी आप ध्यान रखना कि उस मामले में गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। चलिए, सब लोग आ गए। देखो, ध्यान से सुनिए। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सब लोग को। संध्या आपने ज्वाइन कर लिया? कैमरा ऑन रखिए, कैमरा ऑफ नहीं रखा जाता। चलिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, लिमिटेशन एक्ट चल रहा है। कल हमने सेक्शन 5 को आप लोग को बताया था कि सेक्शन 5 क्या है? जनरल रूल्स का अपवाद। जनरल रूल्स ये कहता है कि आपको अपना सूट उतने समय के भीतर लाना है जितना समय आपको बताया जाता है। ये बात क्लियर है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जैसे आप लोग को कोई एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने का टाइम दिया जाता है, तो लिमिटेशन एट क्या है कि बिहार जुडिशरी का फॉर्म 27 मार्च तक भरा जाएगा। यही तो है ना? 27 मार्च के बाद आप बिहार जुडिशरी का फॉर्म डाल पाएंगे? नहीं डाल नो। पाएंगे। ठीक है। तो जनरल रूल्स तो ये कहता है। जनरल रूल्स का एक्सेप्शन है सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहती है अगर जनरल रूल्स में हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, या हमारे सामने कोई समस्या आ गई जिस कारण हम सूट नहीं फाइल कर पाए, तो पहले हम कोर्ट से सेक्शन 5 को अलाउ कराएंगे। चलो, ये सब बात तो कल हो चुकी थी। अब आज क्वेश्चन ये उठता है कि जो सेक्शन 5 है वो कहाँ एप्लीकेबल नहीं होती? ऐसे ऑर्डर कौन 21। से मामले हैं जहां पर सेक्शन 5 के लिए आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते? तो पहले यही डाल लीजिए। ऑर्डर 21 और 678 लिखिए। सेक्शन। और लिखिए, सेक्शन 5 कब एप्लीकेबल नहीं होती? ये जानते हैं, ये आप लोग को फंसाने के लिए एग्जाम में दिया जाता है, तो इसको जरा से ध्यान रखिए। तो ये जो सेक्शन 5 की एप्लीकेशन आप कहाँ नहीं दे सकते? सीपीसी के ऑर्डर 21, आदेश 21 के नियम 5, 6, 7, ऑर्डर 21, रूल्स 5, 6, 7। अब आपसे अगर ये सेक्शन न ऑर्डर ना पूछ कर नाम पूछ लिया गया, तो इसमें क्या कहा गया है? इसको लिखो आप लोग। आदेशों, आप लिख डिक्रियों का निष्पादन। आदेशों और डिक्रियों का निष्पादन। अब आप लोग अपने कॉपी में ये ध्यान रखना कि अगर आद हाँ, अगर कभी कोई आदेश या डिक्रियों का निष्पादन कराना है, एग्जीक्यूशन कराना है, सीपीसी के सेक्शन 36 से लेकर 74 में होता है, और वहाँ पे आपसे गलती हो गई, आप भूल गए, टाइम पीरियड में नहीं ले आए, तब आपके पास क्या रेमेडीज है?
अगर आप अपनी डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं करा पाए समय सीमा के अंदर, आदेश का निष्पादन नहीं करा पाए, अब भूल गए, टाइम बीत गया, तो क्या आपके पास उपचार है? बोलिए अर्चना जी, क्या करेंगे? क्लाइंट को क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि ये तो कह दिया गया है कि उसका सेक्शन 5 का लाभ नहीं मिलेगा। तो देखो, आप लोग जान लो, जब कभी सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, इनहेरेंट पावर आता है। तब स्टार्ट होता है इनहेरेंट पावर। तब स्टार्ट होता है इनहेरेंट पावर। और इनहेरेंट पावर सीपीसी में कहाँ दिया गया है? 151। वन रूबी जी, मोबाइल 151। म्यूट कर लीजिए, मोबाइल म्यूट करिए। तो ये देखो ध्यान से कि जनरल रूल्स का एक्सेप्शन है सेक्शन 5। सेक्शन 5 एप्लीकेबल नहीं होती है ऑर्डर 21 में, ठीक है। ऑर्डर 21 जहां रास्ता बंद कर देता है, तब अगर हमें कोई सूट लाना है तो क्या लाएंगे? तब एप्लीकेबल होती है सेक्शन 151 सीपीसी। दैट इज द इनहेरेंट पावर ऑफ द सिविल कोड। इसको नोट करके लिखो जरा, हम लिखवाएंगे, लिखो। सामान्य नियम का अपवाद लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 है। नेक्स्ट, सेक्शन 5 ऑर्डर 20 सीपीसी के रूल्स 5, 6, 7 पर लागू नहीं होता। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ऑर्डर 21 रूल आदेश 21 नियम 5, 6, 7 पर धारा 5 लागू नहीं होती। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब लॉ के प्रोविजन, जब विधि के उपबंध समाप्त हो जाते हैं, तब न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति, तब न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति उत्पन्न होती है, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। और ऐसी शक्ति सीपीसी की धारा 151 में दी गई है, और ऐसी शक्ति सीपीसी की धारा 151 में दी गई है। ये बात सबको समझ में आ गई? गुड मॉर्निंग सर। ये गुड मॉर्निंग। ये सब देखो ऐसे पॉइंट्स हैं, और देखो किसी को पढ़ाना नहीं कि पकड़ पकड़ के आओ तुमको जरा पढ़ा दे लिमिटेशन एक्ट। पढ़ा दोगे वो तो पढ़ लेगा, वो आपके बराबर खड़ा हो जाएगा, क्लोन, कंपटीटर, ठीक है। जब सेलेक्ट हो जाना तो पकड़ पकड़ के जिसको पढ़ाना होगा, जब आप मजिस्ट्रेट बन जाना, पकड़ पकड़ के वकीलों को पढ़ाना कि वकील साहब आइए जरा आप इसको सीखिए। लेकिन अभी आप किसी मित्र को, पड़ोसी को, दोस्त को पढ़ाना नहीं। एक काम तो ये मत करना। दूसरा, किसी को नोट्स मत देना। तीसरा, ये जो क्लास की वीडियो होती है, बाबाही में आप सेंड मत कर देना। क्या ऐसा सर पढ़ाते हैं तो वो क्या है, उसको बैठे बैठे बड़े आराम से वीडियो मिल जाएगा। तो ये सब गलतियां मत करिएगा। जब सेलेक्ट हो जाइएगा तो आप फ्री है, जो मर्जी हो सो करिएगा। समझ आ रही सबके बात? चलो, संध्या ऐसा कभी पढ़ा था लिमिटेशन एक्ट में? मोबाइल ऑन करिए, आवाज को खोलिए। नो सर। कहाँ से लॉक किया आपने? सर डीएवी देवी अहिल्या से। ये कहाँ, इंदौर में है क्या? जी सर। क्लासेस चलती थी वहां पे आपके? सर वो ऑनलाइन था, जब भी कोविड में किया था हमने। तो मतलब ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया गया था आपको? सर बहुत कम क्लासेस चली थी, इम्पोर्टेंट टाइम, और टाइम बहुत कम था, तभी किया उन्होंने। आईएमपी कुछ कुछ क्वेश्चन ही पढ़ाए थे,
ज्यादा पढ़ाया भी नहीं था। चलो अब देखो आप लोग के लिए जो है 25 तारीख को, हाँ 25 तारीख को नया पेपर स्टार्ट होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, 6:30 बजे लॉ ऑफ टार्ट्स की जगह। और इसके बाद जो सीआरपीसी चल रही है वो 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। तो उसके जगह पे आएगा इंडियन एविडेंस एक्ट। आप एमपी जुडिशरी की तैयारी कर रही है। देखो एमपी जुडिशरी में जनरल नॉलेज का कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है, क्योंकि जो जनरल नॉलेज आती है वो केवल एमपी की जीके आती है, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। तो मध्य जी प्रदेश के सामान्य ज्ञान के लिए कोई भी आप मार्केट से किताब ले लीजिएगा। उपकार प्रकाशन की आती है, बहुत अच्छी किताब है, या जो भी आपको बेस्ट लगे उस किताब को 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे तो आपके जो 10-12 क्वेश्चन आते हैं वो सब कर ले जाओगे। 80 क्वेश्चन आते हैं लॉ के, वो बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। 80 क्वेश्चन एमपी में आते हैं लॉ के, जो बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। ठीक है, देखो 20 क्वेश्चन जो अलग से आते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर है और अंग्रेज़ी का है। वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें आपको नहीं, आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे। कंप्यूटर में बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। अब बाद में हम बता भी देंगे अभी कि क्या कैसे कैसे कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के आते हैं। लेकिन लॉ में अगर पकड़ नहीं बनाओगे, 80 में कम से कम 75, कम से कम 75, तो एमपी की जुडिशरी नहीं निकलेगी। ये नोट कर लो, जी क्योंकि सर। हाँ मेरी थोड़ा अधिक जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कम से कम आपके पास 90 नंबर आने चाहिए, 90 के आसपास अप्रॉक्स, तब एमपी में क्वालिफाई करते। ठीक है, चलिए यस। अब ये देखो बात हो गई कल हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे बढ़। अब आती है सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10। इतना हम लोग को आज कंप्लीट करना है। तो देखो ये सब जो है सेक्शन 5 के ही अपवाद। जैसे आप देखते हैं कि अन्य मामलों में कोर्ट भी बड़े दयालु होती है और सामाजिक जीवन में हम लोग भी बड़े दयालु होते हैं। अगर मान लो कोई पागल है, कोई माइनर है, कोई लूनेटिक है, इडियट है, तो आईपीसी कहती है कि उसके खिलाफ कोई ऑफेंस नहीं बनता। उसको धारा 84 आईपीसी में क्या किया गया, क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री किया गया। अगर समाज में कोई व्यक्ति पागल रह रहा है, समाज में कोई माइनर है, छोटा बच्चा है, बच्ची है, समाज में कोई जड़ मूर्ख है, तो समाज के लोग कहते हैं उस पर क्यों ऐसा बोल रहे हो भाई, वो तो पागल है। होता है ना। कुछ क्वेश्चन ये होता है लिमिटेशन एक्ट इनको इनके साथ कैसा व्यवहार करता है। जो लिमिटेशन एक्ट है पर सीमा अधिनियम इनके साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या इनको लिमिटेशन एक्ट भी कुछ छूट देता है पागलों को? क्या लिमिटेशन एक्ट जड़ मूर्खों को कोई छूट देता है? क्या लिमिटेशन एक्ट जो होता है माइनर को कोई छूट देता है? तो आपका आंसर होगा नो। नो। क्यों? लिमिटेशन एक्ट किस पर बना है, किस मैक्सिम पर बना है, किस सूत्र पर बना है? लिमिटेशन ऑफ टाइम, डिले डिफीट जस्टिस। याद कर लो, लिमिटेशन एक्ट बनाया गया विलंब न्याय को पराजित करता। आज मान लीजिए आपको 2000 रुपए की जरूरत है, ठीक, और आपको 10 साल के बाद वो आदमी आता है, बोलता है भाई अनिरुद्ध जी लीजिए 2000 रुपए जो आप मांगे थे। 10 साल बाद आपको 2000 रुपए की जरूरत है कि नहीं? अगर 10 साल में आप मजिस्ट्रेट बन गए और आप 4-5 साल 8 साल मजिस्ट्रेट के लिए काम कर चुके जुडिशियल ऑफिसर्स के रूप में, तो 2000 रुपए का क्या वैल्यू है आपके पास? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। बोलिए क्यों? क्योंकि आपको तो आज के डेट में एक नया जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेलेक्ट होते हैं। अभी देखिए बिहार में 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, बता रहे थे सर 1,04,000 तनख्वाह है। 1,04,000 रुपये 30 दिन में ख़त्म करोगे तब भी 60-70 ही ख़त्म होगा। हाँ दारू मुर्गा पी गए तो बात अलग है, अगर नॉर्मल रूप में रहे सोचिए। और फिर अगले महीने फिर मिल जाएगी 1,04,000 रुपये। अब अगले महीने हो सकता है 1,05,000 हो जाए, इंक्रीमेंट बढ़ गया। और आप अगर साल भर नौकरी कर लिए तो वो हो गया 1,10,000 रुपये। एडीजे लोग इस समय 1,78,000 1,79,000 सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपके लिए 2,000 के क्या वैल्यू है?
जहां आप 1.5 लाख के आसपास सैलरी पा रहे हैं और सारी फैसिलिटी फ्री, बंगला आपको फ्री, फॉलोवर फ्री, गाड़ी फ्री, लाइब्रेरी फ्री, तो 2,000 का कोई मतलब नहीं है ना। तो लिमिटेशन एक्ट कहता है जिस दिन आपको सूट लाना है, ठीक है, आप अपना सूट ले आइए, जितना आपको समय सीमा दिया गया है। अगर आप समय सीमा के अंदर नहीं लाते तो आपके पास ये बचाव नहीं कि उस समय तो मैं पागल था, उस समय मैं इडियट था, उस समय मैं माइनर था, ये कोई बचाव नहीं है। अगर आप पागल थे तो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लाना चाहिए। पागल व्यक्ति हर समय किसी के संरक्षक में रहता है, गार्जियनशिप में, चाहे वो हॉस्पिटल में है, चाहे वो घर पर, ठीक है। अगर कोई जड़ मूर्ख है, पैदाइशी बेवकूफ़ है, वो तो पूरे जीवन गार्जियनशिप में रहता है। माइनर है, माइनर के ऊपर भी गार्जियनशिप होती है 18 साल तक। तो ये बचाव आपको नहीं मिलेगा कि मेरे अंदर लीगल डिसएबिलिटी थी। विधिक निर्योग्यता, विधिक निर्योग्यता का है जो कानून के द्वारा डिसएबल माना जाता है। किस कानून के द्वारा? जैसे आप लोग आईपीसी अभी पढ़ोगे, जिसको पढ़ाया गया है, तो आईपीसी की सेक्शन 84 वो कहते हैं अनसाउंड माइंड पर्सन। जो अनसाउंड माइंड पर्सन होते हैं, जिसमें 4 तरह के लोग आते हैं: इडियट पर्सन, लूनेटिक पर्सन, इलनेस पर्सन, ड्रंकनेस पर्सन। जड़ मूर्ख, पागल, नशे वाला व्यक्ति, और 4th नंबर पर लंबी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति। उनको क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री है। अगर उनके द्वारा कोई क्राइम किया जाता है तो उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर उनको कोई वाद लाना है, लिमिटेशन एक्ट 3 चीज़ों पे लागू होता है, याद रखिएगा। पहला है सूट, और सूट कैसा सूट? ओरिजिनल सूट, मूल वाद। दूसरा एप्लीकेशन, जो समय समय पर कोर्ट में ड्यूरिंग ट्रायल एप्लीकेशन दी जाती है। और तीसरा अपील, अपील रिवीजन। अपील आब्लिक रिवीजन। अगर किसी भी व्यक्ति को ओरिजिनल सूट लाना है, एप्लीकेशन कोई कोर्ट में देना है, या कोर्ट में कोई अपील रिवीजन करना है, तो वो बात उसको लाभ नहीं देगा कि मैं लीगल डिसेबल हूँ, मैं माइनर हूँ, मैं लूनेटिक हूँ, मैं इडियट हूँ। क्यों? आपके रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देखो, लिमिटेशन एक्ट जो है सिविल नेचर के सूट पर है। तो ये कहा जाता है कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सूट लाए, विधिक प्रतिनिधि लाए, अब अगर नहीं लाता है तो वो टाइम बाउंड हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? सर एक क्वेश्चन करना था। बोलिए। जैसे कोई पर्सन अनसाउंडेड है, हम्म, मतलब जो अनसाउंडेड पर्सन है, उसके बाद उसने जमीन को रजिस्ट्री करवा के कोई बहला फुसला कर उसे करवा लिया, क्या ये कोर्ट में तो इलीगल माना जाएगा? बिल्कुल इलीगल है। रजिस्ट्री में एक शब्द लिखा रहता है चंदन कुमार जी, होशो हवास में, बिना किसी दबाव के, बिना किसी धमकी के। तो वो होशो हवास में था। नहीं, होश हवास तो में बस, तो नहीं था। तब फिर कुछ मतलब 50% अनसाउंडेड था, 100% नहीं था। ये 50 और 60 नहीं होता। ये तो आप ही लोग तय कर दो कि आधा पागल है कि पूरा पागल है। जी सर, ये जैसे मेडिकल 50% उसका होगा। सर्टिफिकेट बना के वो शो कर दे। डॉक्टर अगर बता देगा कि वो डॉक्टर आधा पागल पूरा पागल का सर्टिफिकेट नहीं देता। ये आप लोग समाज देता है कि अरे ये आधा पागल है, कोई कहता है आजकल पगला गया है। तो ये जो बातें हम लोग बोलते हैं, मेडिकल साइंस कहती है केवल अगर उसको लुनेटिक का सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो 100% का मिलेगा। ठीक है, तो अगर उस समय डॉक्टर उसका मेडिकल सर्टिफिकेट देता है तो रजिस्ट्री जो होगी नल एंड वाइड हो जाएगी। इसीलिए देखो, जो रजिस्ट्री होती है खेतों के, बाग के, बगीचे की, उसका म्यूटेशन होता है। जी सर, दाखिल खारिज। केवल रजिस्ट्री करने से ओनरशिप नहीं आती। रजिस्ट्री करने से केवल आपको पोजीशन मिलता है, कब्जा। आप उस जमीन के स्वामी तब कहलाते हो जब म्यूटेशन हो जाता है, जिसको दाखिल खारिज कहते हैं, जी नामांतरण कहते हैं। तो दाखिल खारिज के समय वो आपत्ति लगाएगा, उसका जी विधिक प्रतिनिधि लगाएगा। ठीक है। देखो, एक चीज जान लो, हम लोग के लॉ में, कोई भी लॉ हो, चाहे वो सिविल लॉ हो, क्रिमिनल लॉ हो, रेवेन्यू लॉ हो, कहीं पर भी कोई विरोधाभास नहीं है, कंट्राडिक्शन नहीं है। और कंट्राडिक्शन आता है तो या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको दूर कर देता है, या पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बना के उसको दूर कर दिया जाता है। ये ध्यान रखिए।
अगर हमको कंट्राडिक्शन लग रहा है तो उसके दो कारण हैं, हमारे लॉ में कमी या हमारे टीचर ने ठीक से हमको पढ़ाया नहीं। अदरवाइज आप दिमाग में बैठा लो कि लॉ में कोई चीज़ कंट्राडिक्शन नहीं है। जैसे हमने संविधान अभी पढ़ाया था कुछ स्टूडेंटों को, अभी 3-4 महीना हुआ, हमने पूछा था आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 क्या एक ही चीज को बताता है? क्या संविधान निर्माताओं ने एक चीज को दो जगह रखा? अनुच्छेद 12 में भी राज्य है, अनुच्छेद 36 में भी राज्य है, और तो और अनुच्छेद 36 में कहा गया राज्य का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12 में है। तो क्या संविधान निर्माताओं ने एक चीज को दो दो जगह क्यों लिख दिया? मालूम है किसी को? नहीं, लोगों को नहीं मालूम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 12 जो है फंडामेंटल राज्य के लिए है, अनुच्छेद 36 जो है वो डीपीएसपी के लिए, राज्य की नीति के निदेशक तत्व के लिए। निदेशक तत्व। अनुच्छेद 12 वाले राज्य से हम अधिकार के रूप में फंडामेंटल राइट ब्रीच होने पर उपचार मांग सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 32 के तहत। अनुच्छेद 36 वाले राज्य के लिए कहा गया है कि अनुच्छेद नंबर 37 में कि राज्य से आप डीपीएसपी का कोई चीज मांगोगे नहीं। ठीक है, तो ये हर चीज का ध्यान रखिएगा, जहां जहां आता है हम तो वैसे भी बता देते हैं। अब आप लोग भी अपने दिमाग में मोटा मोटा चीज बैठा लो कि हमारे लोग के लॉ में कोई भी चीज कंट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है, देखिए धारा 26, धारा 6 लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 6, लीगल डिसएबिलिटी, विधिक निर्योग्यता। सेक्शन 6 इसके अनुसार यदि कोई वाद, कोई आवेदन या कोई अपील ऑब्लिक पुनरीक्षण लाने की समय सीमा के भीतर जिसे वाद लाना है वह विधिक रूप में निर्योग्य हो जाता है। ब्रैकेट में पागल हो जाता है, जड़मूर्ख है, जड़मूर्ख है लिखिएगा, हो नहीं जाता, जड़मूर्ख हर समय है होता है, जड़मूर्ख है या अवयस्क है, माइनर। तो ऐसी स्थिति में या तो उसका विधिक प्रतिनिधि पर सीमा काल के भीतर, उसका विधिक प्रतिनिधि पर सीमा काल के भीतर वाद ले आए, या फिर उसके सक्षम होने पर वह अपना वाद लाए, किंतु समय सीमा वही होगी जो निर्धारित है, जो निर्धारित है। उदाहरण, एक एग्जाम्पल लिखिए। ए नामक व्यक्ति कोई सिविल वाद लाना चाहता है, जिसके लिए समय सीमा 2 वर्ष बताई गई है।
किंतु उस दौरान वह पागलपन के दौर से गुजर रहा है। और इस वाद की समय सीमा 21 मार्च 2023 से 20 मार्च 2025 है। इस दौरान या तो उसका विधिक प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके लिए वाद ला सकता है, या इस अवधि के भीतर यदि वह स्वस्थ चित्त, साउंड माइंड हो जाता है, तो वह वाद ला सकता है। देखो, इसका कंक्लूजन ये निकला कि 20 मार्च 2025 के बाद ये सूट नहीं सुना जाएगा। या तो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस बीच में लाए सूट, और अगर ये ठीक हो जाता है इस बीच में, तो वो वाद लाएगा। देखो, ए के ठीक होने से 2 साल नहीं मिलेगा। ए अगर सपोज करिए 10 जनवरी 2024 को ठीक हो गए, तो 10 जनवरी 2024 से 2 साल उसको नहीं मिलेगा कि वो बोले अब मैं ठीक हो गया, मुझे 2 साल दिया जाए। अब उसको वही समय मिलेगा जितना बचा हुआ है, रिमेनिंग टाइम। सपोज करिए 20 जनवरी 2025 बीत गई, और 20 जनवरी 2025 के बाद बीत गई, किसी ने सूट नहीं लाया, न तो उसका विधिक प्रतिनिधि लाया और न वो ठीक हुआ। तो क्या 21 जनवरी 2025 या आगे के समय में जब वो ठीक हो गया है, सेक्शन 5 का लाभ मांग सकता है? नो। इसको नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिखिए। समय सीमा बीत जाने के बाद यदि वह व्यक्ति स्वस्थ चित्त होता है, और इस बीच उसके विधिक प्रतिनिधियों के द्वारा कोई वाद नहीं लाया गया है, तो ऐसी स्थिति में वह समय सीमा बीत जाने के बाद धारा 5 का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगा। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। अब आती है सेक्शन नंबर 7, डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन। इसका शीर्षक है कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता। अगर मान लीजिए कोई सूट है, उसको 2 लोग 3 लोग ला सकते हैं ज्वाइंट फॉर्म में, ABCD 4 लोग हैं, उसमें से एक डिसेबल हो गया या 2 डिसेबल हो गया, तब उस सूट का क्या होगा? एक वाद है, उसको लाने के लिए 4 लोग अधिकृत हैं। ए भी ला सकता है, बी भी ला सकता है, सी भी ला सकता है, डी भी ला सकता है। इसमें से एक पक्षकार या 2 पक्षकार हो गए डिसेबल, निर्योग्य। ए हो गया या बी हो गया, कोई भी हो गया।
तो ये कहा जाता है इससे समय सीमा पर क्या असर पड़ेगा। जो एबल है वो लेकर क्या है सूट देखो समय पीरियड। ये कहा गया कि जो डिसेबल है वो तो सूट ला नहीं सकता, तो नो डिसेबल के लिए लागू होगा धारा 6। डिसेबल के लिए लागू होगा धारा 6। अभी आपने जस्ट पढ़ा धारा 6 में कि उसका विधिक प्रतिनिधि ले आवे, या समय सीमा के अंदर वो ठीक हो जाए तो वो ले आवे। अगर दोनों व्यक्ति द्वारा नहीं लाया गया, न तो समय सीमा के अंदर उसके विधिक प्रतिनिधि ने लाया, या वो जिस दिन योग्य हो गया समय सीमा के भीतर नहीं लाया, तब उसे धारा 5 का लाभ नहीं मिलेगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब आता है जितने लोग योग्य हैं, जो डिसेबल नहीं है, उनको कहा गया है कि आप सूट ले आइए। ये नहीं कि 2 डिसेबल है तो आप भी डिसेबल में मान लिया जाएंगे, पूरा सभी लोगों को डिसेबल नहीं माना जाएगा। जितने बच्चे लोग हैं, जैसे अगर मान लीजिए समाज में 2 पागल हैं, तो क्या पूरा समाज पागल है? नो मान लीजिए एक परिवार है, एक परिवार में एक व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, उससे सब लोग बड़ा डरते हैं, बोलते कम है, तो क्या पूरा परिवार गुस्सैल है? ऐसा भी नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब देखो, लॉ को आप केवल सोसाइटी से जोड़ लो, समाज से जोड़ लो, परिवार से जोड़ लो, व्यक्ति विशेष से जोड़ लो, समझ में आ जाएगा। तो ये कहा गया है कि अगर 2 डिसेबल हो गए हैं, एक डिसेबल हो गया है, तो उसका मैटर जाएगा धारा 6 में। बाकी लोग, जो लोग कॉम्पिटेंट है, योग्य है, वो अपना सूट ले। ठीक है, लिखो आप इसको। जहां सेक्शन 7 में सर। हाँ, जहां कई व्यक्ति संयुक्त रूप में कोई वाद लाने के लिए, कोई वाद आवेदन या अपील लाने के लिए अधिकृत है, ब्रैकेट में लिख लो ऑर्डर फर्स्ट रूल फर्स्ट, आदेश 1 नियम 1। किंतु इनमें से यदि एक पक्षकार या 2 पक्षकार, सर सर इनको एक बार रिपीट कर दिया जाए। यदि इनमें से कोई एक पक्षकार या 2 पक्षकार निर्योग्य हो जाते हैं, तो निर्योग्य पक्षकारों पर धारा 6 लागू होगी। और योग्य पक्षकार उसी समय सीमा के भीतर अपना वाद ले आएंगे। ठीक है, चलो अब सेक्शन 8 पर आ जाओ। सेक्शन 8 का टाइटल है स्पेशल एक्सेप्शन, विशेष अपवाद। देखो, जो ये विशेष अपवाद है, ये धारा 6 और 7 का है। तो पहले तो आप अपने कॉपी में ही लिख लो कि धारा 7 में जो विशेष अपवाद की चर्चा की गई है, वह विशेष अपवाद धारा 6 और, एक सेकंड में, रुको, धारा 8 में, विशेष अपवाद धारा 8 में है। इसको इस तरह लिखो, धारा 8 में जो विशेष अपवाद की चर्चा की गई है, वह अपवाद धारा 6 और धारा 7 का है। अब देखो, धारा 6 और 7 में जो बातें कही गई है, उसका अपवाद धारा 8 है, और एक अपवाद है बस, केवल 20-25 अपवाद नहीं है।
अब वो अपवाद है हक शुफा। हक शुफा को कहते हैं पूर्व क्रयाधिकार, इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्पशन। धारा 8 में जो अपवाद है वो हक शुफा के मामलों पर लागू नहीं होता। हक शुफा उर्दू का शब्द है, हिंदी का शब्द है पूर्व क्रयाधिकार, इंग्लिश का शब्द है प्रियम्पशन, पर लागू नहीं होता। चंदन, क्या होता है हक शुफा? एक तरह से मतलब उर्दू शब्द है सर जो मतलब अपवाद को नहीं लाया जा सकता है। अरे डियर, हम पूछ रहे हैं हक शुफा क्या होता है, हमको भी मालूम हो गया कि उर्दू का है। नो सर, नहीं जानते नूतन मालूम है? जी। रूबी जी, हक शुफा क्या होता है? सर हक सुफा होता है किसी व्यक्ति का जब राइट होता है एक तरह से प्रॉपर्टी खरीदने का, किस व्यक्ति का? जो पड़ोस में रहता है और उससे अटैच रहता है प्रॉपर्टी, तो पहले उसे मौका दिया जाता है प्रॉपर्टी क्या करने का। आप जहाँ रहती है, अगर उसके बगल में मकान बिक रहा है तो पहले आप ही से वो पूछेगा, आपसे तो कतई नहीं पूछेगा वो, क्योंकि आपसे उसका चल रहा है 36 का आंकड़ा। देखो, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो ये सोचेगा कि ऐसे व्यक्ति को बेच के जाओ ताकि इसको हर समय समझ में आए। ये हक शुफा उर्दू का शब्द है, पहले ध्यान से, मुस्लिम लॉ में लागू, हिंदुओं पे नहीं लागू होता, पहले इसको समझो। देखो, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके शरीयत के कानून में ये उपबद्ध, देखिए वर्तमान समय में ध्यान रखिएगा, ये नियम मुसलमानों पर भी पूरा पूरा लागू नहीं होता। शरीयत का कानून कहता है कि आप लोग अल्पसंख्यक हैं तो आप जहाँ रहिए इकट्ठा रहिए, तो आप पे ताकत रहेगी, आप पास शक्ति रहेगी। आप देखते होंगे जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी इकट्ठा रहती है, जी सर, अल्पसंख्यक समुदाय। चाहे वो सिख समुदाय इकट्ठा रहते हैं, ईसाई समुदाय इकट्ठा रहते हैं, ठीक है। तो इसमें मुस्लिम लॉ में ये कहा गया है पूर्व क्रयाधिकार। इसका जो हिंदू विधि शास्त्री थे, इसका नाम उन्होंने बताया पूर्व क्रयाधिकार, पहले से खरीदने का अधिकार। ये कहा गया कि अगर एक मुसलमान अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, खेत बेच रहा है, खलिहान बेच रहा है, बाग बेच रहा है, बगीचा बेच रहा है, अपना मकान बेच रहा है, तो सबसे पहले खरीदने का अधिकार उसके बगल वाले को मिलेगा। अब बगल वाला है कौन? उसी समुदाय का, उसी धर्म का अनुयायी, ताकि उनकी जो यूनिटी है, उनकी जो एकता है या इकट्ठा रहते, उसमें कोई बीच में और ना आ जाए। ये शरीयत का कानून कहता है कि देखो, हक शुफा का मतलब होता है पूर्व क्रयाधिकार। पूर्व मतलब पहले से, क्रय मतलब खरीदने का अधिकार। पड़ोसी को अपना बगल वाला मकान पहले से ही खरीदने का अधिकार दे दिया गया है कि जब कभी पड़ोसी बेचेगा तो आप ही को बेचेगा। ये हिंदू लॉ पे नहीं लागू होता, ये हिंदू लॉ पे नहीं लागू होता। और जब हम लोग, ध्यान रखिएगा, पंथ निरपेक्ष हुए, सेकुलर स्टेट हुए, तो अब ये कहा गया कि एक मुस्लिम अपना मकान किसी को भी बेच दे, अब वो पूर्व क्रयाधिकार का सिद्धांत लागू नहीं होता। हाँ, अगर मुस्लिम को बेचना चाहे तो बिल्कुल बेच सकता है, लेकिन जो पहले था कि मस्ट था कि आपको पड़ोस वाले को ही बेचना है, वो नियम अब लागू नहीं होता। सर SC ST भी तो में बताया गया है। SC से के लिए केवल ये कहा गया है कि आप अपना जो मकान या प्लाट वगैरह बेचेंगे तो दो चीज़ें हैं, आपके पास इसके अलावा भी एक मकान होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं तो जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के परमिशन से। और खरीदने वाले को भी कहा गया है, कोई भी खरीद सकता है। लेकिन अगर उसके पास के लिए एक ही मकान है, तब वो अगर बेचना चाहता है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत है, तो किसी SC को ही बेचेगा। एक्स्ट्रा अगर है तो वो किसी को बेच सकता है, लेकिन लेने वाला और बेचने वाला दोनों जिलाधिकारी के परमिशन से। ये नियम है, इसको बोलते हैं हक शुफा। देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग, मजिस्ट्रेट बनना कोई खिलवाड़ नहीं है। इसमें जितनी बातें हैं, टर्मिनोलॉजी है,
वो सब क्या करो, इसको सीखो। अगर आपको हक सुफा मालूम ही नहीं है तो आप ये बताइए कि आप सेक्शन 8 को क्या मतलब समझेंगे, क्योंकि तुरंत फंसा दिया जाएगा आपको कि हक सुफा क्या होता है। तो हक सुफा का मतलब होता है पूर्व क्रयाधिकार। लिखो, इसको हम बोल रहे हैं, लिखो आप लोग। हक सुफा शरीयत का कानून के तहत मुसलमानों के लिए बनाया गया एक अधिकार था। जिसे हिंदी में पूर्व क्रयाधिकार और अंग्रेजी भाषा में प्रीएम्पशन, PRE डैश लगाइए, EMPTION, PRE डैश लगाइए, EMPTION, प्रीएम्पशन के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है सर हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्व क्रयाधिकार। इसका अर्थ होता है एक मुस्लिम व्यक्ति यदि अपनी कोई संपत्ति बेचना चाहता है तो अपने पड़ोस वाले मुस्लिम व्यक्ति को ही बेचेगा। दूसरे शब्दों में, एक मुस्लिम व्यक्ति को अपने पड़ोस वाली संपत्ति पर पूर्व क्रयाधिकार प्राप्त रहता है। सर दूसरे शब्द वाला रिपीट कर दिया है सर, मुस्लिम दूसरे एक शब्द में। कहाँ से छूटा है आपका? सर जहाँ से लिखाए थे दूसरे शब्द में। दूसरे शब्दों में, एक मुस्लिम व्यक्ति को अपने पड़ोस वाली संपत्ति पर पूर्व क्रयाधिकार प्राप्त रहता है। अब देखो सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 कहती है समय का निरंतर चलते रहना। अगर सर एक ये सेक्शन 8 में हो जाएगा सर। हाँ 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 हाँ, ओके। अगर एक बार समय स्टार्ट हो गया, कौन सा समय? परसीमा काल। लिमिटेशन। परसीमा काल। जैसे अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो सांस स्टार्ट, सांस चलना शुरू, और कब कब उसको छूट दी जाती है सांस, कब कब उसकी बंद रहती है, इसमें बंद रहती है, कब बंद होगी? मरने की अवस्था में। मृत्यु के बाद। सांस बंद होने पर मृत्यु होगी? पहले मरेगा कि पहले सांस बंद होगी? पहले तो सांस बंद होगा ना सांस सर। बंद होगा सर। आप लोग कह रहे हैं मृत्यु के बाद। पहले सांस बंद होगा तब हाँ, मृत्यु। लॉ को पकड़ो, ऐसे इंटरव्यू में आप फंसोगे। पहले जो है सांस रुकेगी तब मृत्यु होगा। अब आप सोचो पहले मृत्यु हो जाए तब सांस रुकेगी। अच्छा, तो जैसे पूरे जीवन तक हम लोगों को आधा सेकंड भी छूट नहीं मिलती, ये मिलती है। हम लोग का जो हृदय है वो निरंतर चलता रहता है, कभी भी नहीं रुकता। अब अगर रुका तो गए। तो जो किसका कितना रिस्क है। अगर नैनो सेकंड भी रुका, 1 सेकंड का 1000वां भाग, चले गए। तो परसीमा काल क्या कहती है कि अगर आपकी सांस चलनी शुरू हुई, आपको वाद लाने का अधिकार मिला, आपको आवेदन करने का अधिकार मिला, आपको अपील और पुनरीक्षण करने का अधिकार मिला। इसको बार बार रटो, 3 ही चीज है।
परिसीमा काल में 3 चीज है। वाद लाने का अधिकार, वाद मतलब मूल वाद, दूसरा आवेदन करने का अधिकार, और तीसरा अपील या पुनरीक्षण करने। वाद लाने का अधिकार हम लोग को कब मिलता है? जब कोई वाद का कारण हो, वाद का कारण हो, कॉज ऑफ एक्शन। ठीक, अगर मान लीजिए एक पत्नी अपने, एक मैरिड वुमेन्स है, वो कोर्ट जाती है और धारा 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन तैयार करवाती है एडवोकेट से, और उसमें ये लिखती है कि मेरे पति से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मेरे पति मेरा पूरा मान सम्मान रखते हैं, और आप मेरे पति को निर्देशित करिए कि पूरे जीवन मेरा इसी तरह मान सम्मान रखे। तो 125 के एप्लीकेशन का क्या होगा? ये जो दिया है उसने मेंटेनेंस हो गया। मेंटेनेंस होगा। और कॉज ऑफ एक्शन क्या है? क्या वाद का कारण हो? भरण भरण पोषण। जी, वाद का कारण क्या है? क्यों आप आई हैं कोर्ट? क्या दिक्कत है पति से? कोई दिक्कत नहीं है सर, तब फिर क्यों आई ऐसे ही हैं? है। जब आप कह रहे हो कि मेरे पति मेरा पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा भरण पोषण देते हैं, मेरा मान सम्मान रखते हैं, तो क्या दिक्कत है जो कोर्ट आए हो? सर वाद ही उत्पन्न नहीं हो रहा है कोई। हाँ, तो कॉज ऑफ Cause of एक्शन action नहीं उत्पन्न है हो ही रहा नहीं। है। कोर्ट से आप ही कहिए भविष्य के लिए निर्देशित कर दीजिए, तो भविष्य तो जज साहब का भी पता नहीं है कि पता नहीं जज साहब भविष्य रह पाएंगे कि नहीं जज रह पाएंगे, तो ये खारिज हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके शहर के सबसे बड़े डॉक्टर, सपोज करिए उनकी 1,000 रुपये फीस है, आपने फीस दे के डॉक्टर साहब के पास गए, आपका नंबर आया, आप गए, डॉक्टर साहब पूछे क्या दिक्कत है भाई? आपने कहा नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत? बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस हमने सोचा आपसे बता दें कि हम ठीक हैं। तो डॉक्टर आपको कौन कौन सी दवा देगा? मेंटल वाले डॉक्टर के हाँ, पास आपको भेजेगा। रेफर करेगा किसी मानसिक रोग के डॉक्टर के पास, कि पगला 1,000 रुपया दे के यही बताने मेरे पास आया है। तो डॉक्टर के पास कब जाते हैं? कोई डिजीज होती है, कोई रोग होता है, कोई समस्या आती है। ऐसे न्यायालय में आप अगर जाओगे तो समय सीमा के भीतर जाओगे, और जब कॉज ऑफ एक्शन एराइज होगा, और एक बार कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो गया तो निरंतर चालू रहेगा। निरंतर मतलब आज अगर आपको वाद लाने का अधिकार मिला 21 मार्च 2020 को, और मान लीजिए आपको वाद लाने का अधिकार 2 महीने के लिए मिला है, कि 2 महीने के भीतर आप कभी भी ला सकते हैं, तो ये जो 21 मार्च आज से स्टार्ट हुआ, 2 महीने जो मिलेगा आपको मई में, 20 मई तक, ये क्या है? निरंतर चलने वाला। बीच में किसी दिन छोड़ा जाएगा वो? कुछ नहीं। नो। एक बार अगर वाद लाने का, अपील लाने का या अधिकार मिल गया तो निरंतर चलता रहेगा जब तक कि वो समय सीमा बीत न जाए। ये बात कही गई है धारा नंबर 9 में। लिखिए, धारा 9 का शीर्षक है समय का निरंतर चलते रहना। इसके अंतर्गत यदि वाद, आवेदन या अपील करने का अधिकार किसी व्यक्ति को मिल जाता है, तो उस क्षण से वह समय चलना प्रारंभ हो जाएगा। और बाद में अगर कोई निर्योग्यता, डिसएबिलिटी आ जाती है, तो वह समय सीमा नहीं रुकेगा। सर यहाँ से छूट गया। इसके अंतर्गत वाद या अपील लाने का अधिकार किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो उस क्षण से समय चलना प्रारंभ हो जाता है।
जी। और बाद में अगर कोई निर्योग्यता आ जाती है तो समय सीमा बाधित नहीं होगी। अगर जो 2 महीने का समय मिला है, अगर बीच में कोई निर्योग्यता आ गई है, मान लीजिए 2 महीने के अंदर आप पागल हो गए, 2 महीने के अंदर कोई भी समस्या आ गई, तो समय सीमा रुकेगी नहीं, वो चलता रहेगा। उस बीच में आपके विधिक प्रतिनिधि वाद ला सकते हैं। ये नहीं कि आप 2 महीना बीत गया तो आपने कहा मुझे सेक्शन 5 का लाभ दे दीजिए, क्योंकि सेक्शन 5 का ही अपवाद हम लोग पढ़ रहे हैं। ये इतना कठोर नियम क्यों बनाया गया? ये सब इतना कठोर नियम न होता तो कोई वाद अंतिम रूप में निर्णित हो पाता? चलता नहीं। रहता, घसीटते रहते लोग। पता चला 2 महीने के बाद एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए और सेक्शन 5 का लाभ मांगे, फिर कोर्ट लाए, फिर चलता चलता रहा और फिर कहीं से दूसरा ले आए निर्योग्यता का। तो इसीलिए जो लिमिटेशन एक्ट 1963 का बनाया गया, बहुत ही कठोर। जो 1908 का पहले वाला हम लोग पढ़ते थे, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, उसमें ये सब प्रोविज़न नहीं थे, जिसके कारण आप सुनते थे कि एक एक सिविल सूट 50-50 साल, 40-40 साल या 2-2 पीढ़ी तक चलता था। अब आपको कोई ऐसा सिविल सूट नहीं मिलेगा जो 50-50 साल चले। उसको रोका गया, हर चीज़ से बांधा गया है। और साथ साथ सीपीसी में 1999 में, 1999 में और 2001 में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। सीपीसी जिसको हमने पढ़ाया, सब नोट कराया है। इसलिए एक तरफ सीपीसी से बांधा गया, दूसरे लिमिटेशन एक्ट से बांधा गया। और जब आप लोग मजिस्ट्रेट बन के जाओगे, सिविल जज बन के जाओगे, तो आप लोगों को 1 महीने में 60 पॉइंट काम करना है। ये इंटरनल होता है। 60 पॉइंट का वर्क करके आपको हाई कोर्ट को देना है। हर काम का आपका पॉइंट बंधा हुआ है। अगर आपने सिविल डिसीजन दिया 4 पॉइंट, क्रिमिनल डिसीजन दिया 3 पॉइंट, आपने अगर क्रिमिनल केसेस में फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज बनाया 1 पॉइंट, अगर आपने सिविल केसेस में इश्यूज को फ्रेम किया, वाद बिंदु की विरचना किया, 1 पॉइंट, पूरा पॉइंट इकट्ठा करके 60 पॉइंट आपको देना। अब अगर 3 महीने तक लगातार आपका 60 पॉइंट कम आया तो ध्यान रखिएगा, आपके सीआर में लिख दिया जाएगा करेक्टर रोल में। और कहीं आपने 60 पॉइंट से ज़्यादा काम किया तो आपको एक्सीलेंट लिखा जाएगा, आप अपने बैच में सबसे पहले प्रमोशन पाएंगे। इलाहाबाद में एक एडीजे थे मलखान सिंह जी, आजकल लखनऊ में है, वो हमारे स्टूडेंट रहे। उन्होंने ताजुब होगा आप लोग को, हर महीने 100 पॉइंट के ऊपर वर्क दिया, 100 पॉइंट के ऊपर। बड़ी फास्ट वर्किंग थी उनकी। और उससे इलाहाबाद हाई कोर्ट उसे बहुत ही ग्लैड हुआ, प्रसन्न हुआ और उनको रजिस्ट्रार जनरल बना दिया लखनऊ बेंच में। सोचिए, जो डीजी की पोस्ट होती है वो एडीजी को दी गई, और ज़्यादा नहीं 4-5 साल के अंदर वो जजशिप में आ जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, चारों तरफ से बांधा गया है। लिमिटेशन एक्ट में बांधा गया, सीपीसी में बांधा गया, और जजेस को कहा गया कि आपको 1 महीने में 60 पॉइंट देना है, 60 पॉइंट। इसलिए जब जजेस का 60 पॉइंट नहीं पूरा होता तो वो क्या करते हैं कि थानेदारों को बोलते हैं गाड़ी चेक करो, चालान करो, 2-4 चालान फटाफट भेजो। ऐसा करो, जिस दिन साप्ताहिक बंदी रहती है दुकानों को चेक करो, तो 10-20 दुकान खोल के बैठे होंगे, उनका चालान हो, तो चालान का भी शायद 1 पॉइंट या 0.1 0.5 पॉइंट है उसका, 0.5 तो पॉइंट बढ़ता है। तो ये सब प्रोविज़न रखा गया है, डिले डिफीट जस्टिस, विलंब ना बूंद से होने गाना पाए, बनना। विलंब ना होने पाए। देखो धारा 10, जो धारा 10 है वो न्यासियों और उसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद है। धारा 10 में कहा गया है न्यासियों, ट्रस्टीज और उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद। देखो, एक शब्द आता है न्यास, ट्रस्ट, इस पर बाकायदा इंडियन ट्रस्ट एक्ट बना हुआ है, भारतीय न्यास अधिनियम बना है। ये ट्रस्ट होता क्या है? न्यास किसको हम लोग कहते हैं? क्योंकि ये न तो कोई परिवार होता है, न तो कोई रिश्तेदार होता है, न तो कोई आतंकवादी संगठन होता है। ये न्यास होता क्या है? पूजा प्रजापति, मैं
पूजा बहुत परेशान थी कि एमपी का सर लिमिटेशन एक्ट नहीं चल रहा है। पढ़ रही हो पूजा? आंसर दो, न्यास किसको बोलते हैं? दिव्या, न्यास किसको कहते हैं? न्यास ट्रस्ट। संध्या, न्यास किसको बोलते हैं? सर वो मंदिर मंदिर संबंधी जो भी रहता है उसमें अरे ट्रस्टी बनाया यार, जाता है, मंदिर मस्जिद दरगाह। दिन भर तो हम लोग चैनल पर मंदिर मंदिर सुनते ही हैं, काहे परीक्षा रिफ्रेशर ला क्लास में ही मंदिर मंदिर बता रहे हो? चैनल खोलते हैं तो मंदिर मंदिर शुरू, जय श्री राम शुरू, तो कम से कम चैनल। जी सर। आकांक्षा, क्या होता है न्यास? आवाज नहीं आ रही है। धन संपत्ति प्रबंधन के लिए सर न्यास बनाए जाते हैं। किसको सही सही मालूम है? Sir, management of property by the trustee in favor of beneficiary. देखो, अगर आपके पास कोई चल अचल संपत्ति है और आप चाहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद या मेरे जीवन काल में इस संपत्ति का दुरुपयोग न होने पाए, मैंने जी अपनी सर। बड़ी मेहनत से पैसे को बनाया है, मैंने संपत्ति को बनाया है, तो न तो मेरे जीवन काल में और न मेरे मरने के बाद इसका दुरुपयोग हो। दुरुपयोग मतलब न तो मेरे बेटा बेटी करे और न मेरे रिश्तेदार करे। तो उस व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को लेके एक ट्रस्ट बना दीजिए, न्यास। जो न्यास बनता है उसमें 3 लोग कम से कम होने चाहिए। उपाध्यक्ष। पहला होता है न्यासकर्ता, जी सर। जो न्यास का सृजन करता है। दूसरे होते हिताधिकारी, जिनके हित के लिए वो न्यास का निर्माण किया जाता है। तीसरा होते न्यासी, जो उस ट्रस्ट के मेंबर होते हैं। अब देखो, जो न्यासकर्ता ने न्यास बना दिया, जिन लोगों को ट्रस्टी बनना है ट्रस्टी बन गए। कोई लोग इसमें से व्यक्तिगत कार्य के लिए 5 रुपए भी नहीं निकाल सकते। न न्यासकर्ता निकालेगा, यहाँ करो, जिसने ट्रस्ट बनाया वो भी नहीं निकालेगा कि आज मैंने 5,000 रुपया कार के पेट्रोल के लिए निकाला, नहीं निकाल सकते। और जो न्यासधारी हैं वो भी नहीं निकाल सकते व्यक्तिगत कार्य के लिए। जो न्यास के पैसे निकलेंगे वो केवल हिताधिकारी के लिए निकलेंगे, हिताधिकारी के लिए। ठीक है? जैसे हिंदुओं का बहुत सा न्यास है, अनाथालय है। जो भिक्षुक लोग, भिखारी लोग होते हैं, उनके लिए भिक्षुक कर्मशाला होती है, जहाँ भिखारियों को रखा जाता है। मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड है। इसके साथ साथ बहुत से लोग आप देखते हैं कि न्यास बनाए रहते हैं, वहाँ से निःशुल्क दवा मिलती है। बहुत से लोगों के न्यास से निःशुल्क भोजन मिलता है। ठीक है? तो जो न्यास होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये जनोपयोगी कार्य के लिए होता है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होता है, या किसी व्यक्ति विशेष समुदाय के लिए होता है, किसी व्यक्ति विशेष समुदाय के लिए होता है। तो ये कहा गया है कि अगर आपको न्यास के विरुद्ध कोई वाद लाना है, न्यास के अकाउंट के अगेंस्ट कोई वाद लाना है, तो ये कहा गया कि यहाँ पर समय सीमा कोई बाधित नहीं होगी। यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट की समय सीमा बाधित नहीं होगी, आप कभी भी ला सकते हो। यही बात धारा जो है 10 में कही गई। लिखिए पहले, धारा 10 में यह कहा गया है कि न्यास के विरुद्ध यदि कोई लेखा संबंधी वाद लाना है तो यहाँ पर कोई समय सीमा लागू नहीं होगी। एक न्यास में 3 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। पहला न्यासकर्ता, जो न्यास का निर्माण करता है। दूसरा हिताधिकारी, हिताधिकारी बेनिफिशियरी,
जिसके लाभ के लिए न्यास का सृजन किया जाता है। तीसरा, न्यासी ट्रस्टी, जो न्यास के सदस्य होते हैं। अब आता है धारा 11, आज अंतिम धारा है, इसको भी कंप्लीट करिए। देखो, धारा 11 का शीर्षक है जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उसके बाहर की गई संविदाओं के आधार पर वाद। जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उसके बाहर की गई संविदाओं के आधार पर वाद। रिपीट कीजिए तो। जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविदाओं के आधार पर वाद। देखो, ये जो धारा 11 है इसमें जम्मू कश्मीर और विदेशी राष्ट्र की बात की गई है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना। सर यहाँ से छूट गया है सर। क्या भाई? जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविदाओं के आधार पर वाद। देखो, इसमें एक शब्द है जम्मू कश्मीर और दूसरा शब्द इसमें है विदेश में की गई संविदा। तो पहले तो ये ध्यान रखना, जो जम्मू कश्मीर शब्द है इसको अब हटा दीजिएगा। अब जम्मू कश्मीर विदेशी राज्य क्षेत्र नहीं है। जम्मू कश्मीर शब्द को हटा दीजिएगा। और कैसे हटेगा? 2019 के जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम। संध्या लिखो आप। 2019। हाँ, एक अधिनियम बना था 2019 में जिसमें कहा गया कि अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत के सभी कानून वहां पर लागू होते हैं। तो देखिए, अगर लिमिटेशन एक्ट के तहत कोई वाद हमें लाना है संविदा का या किसी चीज का, और वो व्यक्ति विदेशी राष्ट्र में है, तो परसीमा काल वही मानी जाएगी जो इसमें दिया गया। अगर कोई भारतीय व्यक्ति है वो कुछ समय के लिए विदेश में चला गया है और उससे हमने कोई संविदा वगैरह कर रखा है, तो उस पर लिमिटेशन एक्ट क्या लागू होगा? तो आपको यह बताना पड़ेगा, लिमिटेशन एक्ट यही लागू होगा उस व्यक्ति के जिसने हमसे संविदा किया था। विदेश में जाने से लिमिटेशन एक्ट बाधित नहीं होगा। लिखिए, धारा 11 में जम्मू कश्मीर शब्द को विलुप्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। पहला पॉइंट। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति से कोई संविदा की गई है और वह विदेशी राष्ट्र में है, तो इसके लिए कोई वाद लाना है, कोई आवेदन देना है, या कोई अपील करना है, तो इसके लिए परसीमा काल वही माना जाएगा जो अधिनियम में दिया गया है। आज आप लोग इतना इसको कंप्लीट कर डालिएगा जितना बताया गया है। कल हम लोग धारा 12 से पढ़ेंगे कि परिसीमा काल की संगणना किस समय कैसे संगणना की जाती है। ठीक है, और जिसकी क्लास अभी 11 बजे वो 11 बजे जुड़ेगा,
और शाम को आज 6:30 बजे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, वो रहेगी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज, कठोर दायित्व का सिद्धांत, जो लॉ ऑफ टार्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रायलेट वर्सेस फ्लेचर का केस। Fractured. ये अगर केस आपको समझ में आ जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि 100% जुडिशरी में ये केस आता है, मेंस में तो सर आना ही 11 आना बजे वाली क्लास में हमको नहीं जोड़ा गया है। तो आप नहीं सर, नहीं है। अच्छा भी दिखवा लेते हैं, नहीं होगा तो जुड़वा देंगे, चलिए ठीक है।